सब तैयार है, दुल्हन सज चुकी है। और उसी समय पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह महाराज धनराज से करा दिया गया। शंख, मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा के बीच यह विवाह संपन्न हुआ। विवाह के अगले दिन नीलू अपने स्वामी के पास आया और बोला, मालिक, अब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं। जब तक मैं वापस न आऊं, आप अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में विश्राम कीजिए। इसके बाद नीलू महाराज सत्यवर्मा के पास गया और आदर से बोला, महाराज, मेरा कार्य यहां पूर्ण हो चुका है। मेरे स्वामी ने मुझे अपने पुराने घर की देखभाल के लिए भेजा है। मैं लगभग 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूं। राजा ने चिंता से पूछा, क्या तुम्हें अपने साथ कुछ सैनिक चाहिए? नीलू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। बस जब तक मैं लौट कर ना आऊं, मेरे स्वामी का ध्यान रखिएगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। नीलू ने सबको प्रणाम किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। लेकिन वह अपने पुराने गांव की ओर नहीं गया। महल से निकलकर उसने एक अलग रास्ता चुना। कुछ समय बाद वह एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर में पहुंचा। वहां की सड़कें चमकदार थीं, इमारतें ऊंची और बाजार रंग बिरंगे थे। चारों ओर वैभव और चकाचौंध फैली हुई थी। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस पूरे नगर में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई पुरुष, न स्त्री, न बच्चे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें सूनी थीं, बाजार वीरान पड़े थे और हवाओं की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर नीलू की नजर एक अत्यंत विशाल और भव्य भवन पर पड़ी। वह मकान नीलम, माणिक और अन्य कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। उसकी दीवारें इतनी चमक रही थीं कि नीलू ने वैसी रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर यह घर खाली है तो मेरे मालिक महाराज धनराज के लिए इससे अच्छा स्थान और क्या हो सकता है। लेकिन फिर उसके मन में संदेह भी उठा, इतना सुंदर भवन भला यूं ही खाली कैसे हो सकता है। नीलू ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया और ऊंची आवाज में बोला, कोई है यहाँ? उसने कई बार पुकारा, लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। तभी नीलू ने जोर से आवाज लगाई, अरे कोई है क्या? कुछ क्षण बाद भीतर से एक कांपती हुई वृद्धा की आवाज सुनाई दी, कौन है बाहर इतना शोर मचाने वाला? नीलू ने तुरंत उत्तर दिया, दादी माँ, मैं हूं, आपका पोता। यह सुनते ही बूढ़ी स्त्री घबरा गई। उसने कहा, अगर सच में मेरे पोते हो तो तुरंत यहां से चले जाओ। इस स्थान पर रहना खतरनाक है। यहां आकर तुम अपनी और मेरी दोनों की जान जोखिम में डाल दोगे। लेकिन नीलू ने विनम्रता से कहा, दादी माँ, कृपया मुझे भीतर आने दीजिए। मुझे डराकर मत भगाइए। मुझे आपसे कुछ बातें जाननी है। कुछ देर की चुप्पी के बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। बूढ़ी माँ ने नीलू को भीतर बुला लिया। घर के अंदर बैठकर बातचीत करते हुए वह वृद्धा रोने लगी। बेटा, इस जगह की हालत बहुत बुरी है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ मत रुको। मेरे पास रहने के लिए बस यही एक टूटा फूटा कमरा है। यहीं मैं खाना बनाती हूँ और दिन भर डर के साए में जीती हूँ। नीलू ने सहानुभूति से कहा, दादी माँ, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी कारण से आया हूँ। मुझे यह जानना है कि यह नगर किसका है और यहाँ ऐसा सन्नाटा क्यों है। आपको किस बात का भय सताता है? यह सुनते ही बूढ़ी स्त्री और भी डर गई। उसने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस नगर में असीम खजाना छिपा हुआ है। बूढ़ी माँ ने कांपती आवाज में आगे बताया, बेटा, यहाँ घोड़े, रथ और अनगिनत धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन इन सब का मालिक कोई इंसान नहीं है। इस पूरे नगर पर एक विशाल नाग का राज है। उसका नाम है काली नाग। वही इस खजाने का स्वामी भी है और रक्षक भी। इसी भवन को उसने अपना निवास बना रखा है। यह सुनकर नीलू ने गंभीरता से पूछा, दादी माँ, क्या वह नाग बहुत विशाल और शक्तिशाली है? उसके पास कोई रक्षा या हथियार भी हैं क्या? बूढ़ी स्त्री की आंखों में डर उतर आया। हाँ बेटा, वह बेहद भयानक है। जब भी वह बाहर निकलता है तो अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। आकाश में धूल भर जाती है, मानो कोई भयंकर तूफान आ रहा हो। वह आंगन में उतरकर जो सामने आता है सब निगल जाता है, पानी पीता है और फिर गायब हो जाता है। हम जैसे कमजोर लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? फिर उसने और भी डरते हुए कहा, और हाँ बेटा, उसके साथ एक खूंखार शेर भी रहता है जो हर समय उसकी रक्षा करता है। इतना सुनते ही नीलू की आंखों में भय नहीं बल्कि साहस चमक उठा। वह दृढ़ स्वर में बोला, दादी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
बस मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां से मैं उस नाग को छिप कर देख सकूं। जैसे ही वह निकलेगा मैं उसका सामना करूंगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ का दिल धड़कने लगा। वह घबराकर बोली, अरे बेटा, ऐसी बातें मत करो। तुम पहले ही मेरे लिए खतरा बन चुके हो। यह घर उसी नाग का है। अगर उसने तुम्हारी आवाज सुन ली तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तो यहाँ चुपचाप बर्तन मांजती हूँ और डर के साये में जीती